दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अगर आप एफडी जैसा ही सुरक्षित निवेश साधन में पैसे लगाना चाहते हैं तो घर बैठे सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इसमें आप 40 साल तक एक ही ब्याज पा सकते हैं। इसमें निवेश करने पर अतिरिक्त एक भी पैसा नहीं देना होता है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, यानी आरबीआई आरडीजी स्कीम। इस स्कीम में घर बैठे कहां और कैसे खाता खुलवाना है, इसमें निवेश पर रिटर्न का गुना भाग क्या है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें जिसमें आरडीजी स्कीम का फायदा बताया गया है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। आज देश में लोगों के लिए निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं। जरूरी ये है कि ये विकल्प सुरक्षित और आसान हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश एक ऐसा विकल्प है जो पूंजी को सुरक्षित रखते हुए अच्छे रिटर्न प्रदान करता है। फिर भी छोटे निवेशक, वेतन भोगी और पेंशन भोगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री को जटिल मानते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की है, जिससे निवेशक आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत निवेशक न केवल पूरे विश्वास से अपनी जमा पूंजी का निवेश कर पाएंगे, बल्कि देश के आर्थिक विकास में योगदान भी कर सकेंगे। अब छोटे निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल RBIRetailDirect.org.in द्वारा आरबीआई में अपना गिल्ट अकाउंट यानी प्रतिभूति खाता खोलकर अपने बैंक खाते से सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकेंगे। अब हम जान लेते हैं कि आरडीजी स्कीम में घर बैठे ही खाता खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो पहला है, भारत में रूपी सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा है, इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया गया स्थायी खाता संख्या यानी पैन होना चाहिए। तीसरा, केवाईसी यानी नो योर क्लाइंट, अपने ग्राहक को जाने उद्देश्यों के लिए ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स यानी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज होने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से दस्तावेज शामिल हैं वो भी जान लीजिए। आरबीआई के मुताबिक ओवीडी का मतलब खाता खुलवाने वाले निवेशक का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या होने का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड और एनपीआर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता दिया गया हो। जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी यानी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स में अद्यतन यानी अपडेटेड पता नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप इन दस्तावेजों को पते के प्रमाण के रूप में दे सकते हैं। पहला, किसी भी सेवा प्रदाता का यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी का बिल जो 2 महीने से अधिक पुराना नहीं हो। दूसरा है, संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद, प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप देते हैं तो उसकी जो रसीद मिलती है वो भी आप दे सकते हैं पते के प्रमाण के तौर पर। तीसरा है, पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ जो सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं यदि उसमें पता दिया गया है। और चौथा है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किए गए नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और ऐसे नियोक्ताओं को आधिकारिक आवास आवंटित करने के साथ अनुमति और समझौते। तो यह है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी होंगे जब आप आरडीजी स्कीम के तहत घर बैठे अपना अकाउंट खुलवाएंगे तब। इसके अलावा आपके पास वैध ईमेल आईडी होना चाहिए, पंजीकृत मोबाइल नंबर होना चाहिए और नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स भी आरडीजी अकाउंट के तहत खाता खुलवा सकते हैं। पात्र खुदरा निवेशक आरडीजी अकाउंट अकेले या संयुक्त रूप से खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि घर बैठे कैसे खाता खोलना है। तो सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल RBIRetailDirect.org.in पर जाना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके बाद
आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष खाता यानी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट पर क्लिक करना है। तीसरा स्टेप है खाता चुनें और नाम, पैन और जन्म तिथि जैसे विवरण दर्ज करें। चौथा चरण है आपके पास ओटीपी आएगा, तो ओटीपी के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर सत्यापित करें और लॉगिन नाम चुनें। पांचवा स्टेप है जब आप पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू और सबमिट करें पर क्लिक करते हैं तो पूर्वावलोकन पृष्ठ खुलता है। जानकारी की दोबारा जांच करने के बाद सबमिट करें पर क्लिक कर दें। स्टेप 6 केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए केवाईसी आरंभ करें यानी इनिशिएट केवाईसी पर क्लिक करना है। अगले पेज पर केवाईसी के 2 विकल्प मिलेंगे, केंद्रीय केवाईसी या ऑफलाइन केवाईसी अनुशंसित। यदि निवेशक केवाईसी का अनुपालन नहीं करता है या केंद्रीय केवाईसी डेटाबेस में निवेशक के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो एक और विकल्प आपको वहां पर मिलेगा। तो जब आप ऑनलाइन अकाउंट खोलेंगे तो आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे विकल्प आपको मिलते जाएंगे। स्टेप 7वां है जानकारी देखने के लिए आप पैन का उपयोग कर सकते हैं। निवेशक को डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ या डीओआई का प्रमाणीकरण कुंजी ऑथेंटिकेशन की के रूप में चुनना होगा और सी केवाईसी अनुपालन उदाहरणों के लिए अपनी जन्म तिथि देनी होगी। ड्रॉप डाउन मेनू से केंद्रीय केवाईसी जानकारी चुनें। स्टेप 8 में क्या करना है तो स्क्रीन पर केंद्रीय केवाईसी जानकारी की समीक्षा करने के बाद आवेदक को सबमिट पर क्लिक कर देना है। स्टेप 9 है ग्राहकों को अगले पृष्ठ पर अतिरिक्त व्यक्तिगत विवरण भरकर FATCA और PMLA के तहत एक घोषणा करना होगा। स्टेप 10वां है कि इस चरण में ग्राहक को अपने पते की पुष्टि करनी होगी। स्टेप 11वां है अपना बैंक चुनें और एक ब्लैंक चेक इमेज अपलोड करें। 12वां स्टेप है निवेशक के खाते में एक रैंडम राशि जमा की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कंफर्म किया जाए कि वो खाता आपका ही तो है ना। ऐसा निवेशक को बैंक सत्यापन पूरा करने के लिए किया जाता है। बैंक सत्यापन के बाद निवेशक को नामांकित विवरण भरना होता है। 13वां स्टेप है नामांकित जानकारी भरने के बाद निवेशक को आवेदन सारांश पृष्ठ पर लाया जाता है जहां वह केवाईसी और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट पर क्लिक कर सकता है। 13वें चरण के पूरा होने के साथ आरडीजी खाता खोलने की सारी प्रक्रिया पोर्टल पर पूरी हो जाती है। अब निवेशक या आवेदक आवेदन जमा करने के बाद नियम और शर्तों के साथ साथ अपने नाम की समीक्षा कर सकता है। निवेशक द्वारा तथ्यों की पुष्टि करने के बाद आवेदन आधिकारिक तौर पर दायर किया जाता है। निवेशक को नियमों और शर्तों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए आधार सक्षम ओटीपी का उपयोग करने के निर्देशों के साथ एक पत्र प्राप्त होता है। इतना करने के बाद निवेशक को उस प्रक्रिया को पूरा करने और निवेश पूरा करने के लिए वीडियो केवाईसी पूरा करना होता है। वीडियो केवाईसी में निवेशक का मूल पैन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाता है। यदि निवेशक को खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया में कोई समस्या आती है तो वो टोल फ्री नंबर 1800-267-7955 पर कॉल कर सकता है या ईमेल support@rbi-retaildirect.org.in पर ईमेल भी कर सकता है। तो ये रही कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या प्रक्रिया है आरडीजी स्कीम के तहत खाता खुलवाने के लिए घर बैठे ही। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने आरडीजी खाता खुलवा लिया है तो आप किन किन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। तो पहला है भारत सरकार टी बिल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स। दूसरा है भारत सरकार ऋण प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज। तीसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। चौथा है राज्य विकास ऋण यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यानी SDL। आरबीआई इन सब की नीलामी करता है और निवेशकों को इसके लिए बोली लगानी होती है। तो किस दिन इनकी नीलामी की जाती है वो भी जान लीजिए। तो भारत सरकार टी बिल बुधवार को नीलामी की जाती है। भारत सरकार ऋण प्रतिभूति शुक्रवार को, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई प्रेस रिलीज करके घोषणा करता है और राज्य विकास ऋण मंगलवार को नीलामी की जाती है। अवकाश की वजह से तारीखों में बदलाव हो सकते हैं। इसमें निवेश करने पर रिस्क नहीं है लेकिन मार्केट भाव पर बेचने पर कुछ रिस्क हो सकता है। मैच्योरिटी तक उसमें निवेशित रहने पर कोई रिस्क नहीं है और आपका अच्छा खासा फंड भी बन सकता है। अब सवाल है कि इन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशक अधिक से अधिक कितना के लिए बोली लगा सकते हैं और कम से कम कितना के लिए बोली लगा सकते हैं। तो भारत सरकार टी बिल के लिए कम से कम 10,000 रुपए और अधिक से अधिक अधिसूचित राशि का 5%। भारत सरकार ऋण प्रतिभूति के लिए कम से कम 10,000 रुपए और अधिक से अधिक 2 करोड़ प्रति प्रतिभूति प्रति नीलामी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए कम से कम 1 ग्राम सोना और अधिक से अधिक एक वित्त वर्ष में 4 किलोग्राम सोना। और राज्य विकास ऋण के लिए कम से कम 10,000 रुपए और अधिक से अधिक अधिसूचित रकम का 1% प्रति नीलामी। अब है कि आपने खाता खुलवा लिया, आपने जान भी लिया कि कितना कम से कम निवेश करना है और अधिक से अधिक निवेश करना है। अब है कि इसको आप खरीदेंगे कैसे।
तो जब भी इनकी नीलामी हो, अपना आरडीजी पोर्टल पर जाकर के अपने खाते के जरिए उसमें ऑनलाइन अपनी बोली लगाएं। आपको कितने पैसों की बोली लगानी है, सिर्फ उसकी जानकारी देनी है। नीलामी के दौरान आपको एक बार में केवल एक ही प्रतिभूति के लिए बोली लगानी है। बोली लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। अब मान लिया कि आपको इसको बेचना है मैच्योरिटी से पहले, तब क्या करना होगा? अगर आपके पास प्रतिभूति है तो पोर्टल पर जाकर के जिस प्रतिभूति को बेचना चाहते हैं उसके लिए सेल ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अगर आपने डीमैट खाते के जरिए प्रतिभूति में निवेश किया है तो उसको अपने आरडीजी खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आप स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बीएसई, एनएसई और स्टॉक ब्रोकर के जरिए भी सरकारी प्रतिभूति जैसे कि सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ब्रोकरेज शुल्क देना पड़ता है और डीमैट खाता भी खुलवाना पड़ता है। इसके अलावा आप गिल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए भी सरकारी बॉन्ड में पैसे लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सपेंस रेशियो की शक्ल में हर साल कुछ शुल्क भरना पड़ता है। मगर सीधे आरडीजी खाते के जरिए अगर आप सरकारी प्रतिभूति में पैसा लगाते हैं तो कुछ भी नहीं देना पड़ता है। यानी आरडीजी खाते के जरिए सरकारी प्रतिभूति में निवेश करने पर स्टॉक एक्सचेंज या फिर गिल्ड म्यूचुअल फंड में मिले रिटर्न के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है। आरडीजी खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता है। आरबीआई इस खाते को मुफ्त में मेंटेन करता है। एक बार में निवेश करके आप 40 साल तक इसमें निवेशित रह सकते हैं, यानी 40 साल तक आपको एक ही ब्याज मिलता रहेगा। एफडी करने पर एक बार में 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक ही निवेशित रह सकते हैं। हालांकि मैच्योरिटी के बाद फिर से उसका रिन्यूअल करा सकते हैं, लेकिन तब उस समय का ब्याज लागू होगा। ऐसे में आपको ज्यादा ब्याज भी मिल सकता है और कम ब्याज भी मिल सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर आपको साल में एक बार या 6 महीने पर ब्याज आपके आरडीजी खाते से जुड़े बचत खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हालांकि इस ब्याज पर आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स चुकाना होगा। तो यह एक निगेटिव पॉइंट है आरडीजी स्कीम के बारे में। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपको किसी भी सरकारी बॉन्ड पर हर साल 7% ब्याज मिलता है और यदि आप 30% इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स चुकाने के बाद यह रिटर्न घटकर 4.67% हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि अगर 7% ब्याज मिल रहा है तो जो लोग 30% टैक्स स्लैब में आते हैं उनको टैक्स चुकाने के बाद कितना रिटर्न मिलेगा प्रतिशत में, और जो 20% टैक्स स्लैब में आते हैं उनको टैक्स चुकाने के बाद कितना रिटर्न मिलेगा प्रतिशत में। तो जो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं उनका टैक्स चुकाने के बाद रिटर्न 4.67% बनेगा, और जो 20% टैक्स स्लैब में आते हैं उनका टैक्स चुकाने के बाद रिटर्न 5.60% बनेगा हर साल। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है आरडीजी स्कीम में अगर आप सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं तो। कुल मिलाकर किसी तरह के टैक्स प्रोत्साहन नहीं मिलने पर आरडीजी खाता के जरिए सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर उस पर मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता है। हालांकि डेट म्यूचुअल फंड के जरिए सरकारी प्रतिभूति में निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को आप टैक्स के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए निवेश करने पर आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है जो कि रिटर्न पर असर डालेगा। सरकारी प्रतिभूतियों यानी जी-सेक में आमतौर पर 10, 15, 30 या 40 साल की परिपक्वता अवधि होती है। कोई व्यक्ति जी-सेक यानी सरकारी प्रतिभूति में बची हुई अवधि जैसे कि 11 साल, 16 साल या ऐसे ही साल के लिए भी रकम लगाने की इच्छा रख सकता है जो उसकी निवेश की योजना के हिसाब से हो। जो लोग सेवानिवृत्ति के लिए योजना बना रहे हैं या जो लोग पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे इनका फायदा उठा सकते हैं। जी-सेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में छमाही भुगतान मिलता है और उन निवेशकों के लिए ये कारगर साबित होंगे जो नियमित रूप से नकदी प्रवाह चाहते हैं, यानी हर महीने वो पैसा चाहते हैं या हर 6 महीने पैसा चाहते हैं। इसको नकदी प्रवाह कहते हैं या कैश फ्लो कहते हैं अंग्रेजी में। निवेशक ब्याज दरें लॉक इन करने के लिए सरकार के समर्थन वाले आरबीआई बचत बॉन्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें 7.15% की दर से ब्याज दिया जाता है मगर उस पर कर लगता है। तो ये रही बात कि आरडीजी अकाउंट खुलवाने से आपको क्या क्या फायदे हैं। आप सरकारी बॉन्ड में सीधे निवेश कर सकते हैं, किसी ब्रोकर के जरिए नहीं और गिल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए नहीं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।